हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमएस पॉइंट वाइज में, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायो केमिस्ट्री का चैप्टर वन में सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जीवित जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन है। बायोकेमिस्ट्री में जो जीवित जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया जो शरीर के अंदर होती हैं उनका अध्ययन है। और इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें कोशिकाओं में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। हम इसमें देखते हैं कि हमारे कोशिकाओं में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका अध्ययन भी हम करते हैं। और इसमें क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें होता है, हमारा बायोकेमिस्ट्री में। जीवन से जुड़ी सभी रासायनिक क्रियाएं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। हमारे जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो एक वैज्ञानिक हुए थे फ्रेंच होलर। तो 1828 में फ्रिच होलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। किसका? यूरिया का निर्माण किया। अगला इसमें क्या हुआ था, यह पहली बार था जब किसी जैविक पदार्थ को लैब में बनाया गया था। इसमें लैब में बनाया गया था पहली बार यूरिया को फ्रेंच होलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। अगला पॉइंट इसमें है हमारा, इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवित पदार्थों की सामान्य रासायनिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस कार्य ने बायोकेमिस्ट्री की नींव रखी। अगला पॉइंट है हमारा, फ्रिच होलर को बायोकेमिस्ट्री का पायोनियर फंक्शन वर्कर माना जाता है। आगे देखते हैं, इसमें एक और वैज्ञानिक भी होते हैं, कार्ल न्यूबर्ग। अगला था एक कार्ल न्यूबर्ग वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1930 में कार्ल न्यूबर्ग ने बायोकेमिस्ट्री शब्द दिया। किसने दिया? 1930 में कार्ल न्यूबर्ग ने बायोकेमिस्ट्री शब्द दिया। कार्ल न्यूबर्ग ने फंक्शन और एंजाइम पर महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री को अलग और स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किया। क्या किया? उन्होंने बायोकेमिस्ट्री को अलग और स्वतंत्र विज्ञान शाखा के रूप में स्थापित किया। अगला पॉइंट है, उनके कार्य के बाद बायोकेमिस्ट्री को व्यापक मान्यता मिली। उनके ये बताने के बाद उनको बायोकेमिस्ट्री का व्यापक के रूप में मान्यता मिली। इसलिए कार्ल न्यूबर्ग को बायोकेमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री अगर पूछे तो किसे कहा जाता है? कार्ल न्यूबर्ग को। कार्ल न्यूबर्ग को। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा आता है सेल। अगला टॉपिक है हमारा सेल। सेल क्या है? कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगला पॉइंट है इसमें, एक कोशिका स्वयं की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होती है। अगला पॉइंट इसमें है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला पॉइंट, यह खोज 1665 में हुई थी। अगला पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउथ 1831 में कोशिका के वैकल्स का वर्णन किया था। आगे हम देखते हैं, सेल थ्योरी में हमें क्या पढ़ाया गया था। सबसे पहले सभी जीवित प्राणी और पौधे कोशिकाओं से बने हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है, कोशिकाएं टिश्यूज, ऑर्गन और पूरी तरह विकसित जीवों के निर्माण की मूलभूत इकाई हैं। अगला पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही विकसित होती हैं। ठीक है, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो पहले जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से विकसित होती हैं। अब हम देखते हैं सेल वाला अगला टॉपिक। एक कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कठोर संरचना
होती है। अगला पेज देखते हैं हम। यह कोशिकाओं को आकार और समर्थन प्रदान करता है और उन्हें यांत्रिक झटके और चोटों से बचाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा आता है न्यूक्लियस। केंद्र में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है। यह कोशिकाओं को बढ़ने, परिपक्व होने, विभाजित होने और मरने के संकेत भेजता है। अगला हमारा है केंद्रक। परमाणु आवरण से घिरा होता है, इससे आवरण से घिरा होता है जो डीएनए को शेष कोशिका से अलग करता है। अगला हमारा है केंद्रक डीएनए की रक्षा करता है और पौधे की कोशिका संरचना का एक अभिन्न अंग है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अगला हमारा आता है पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम कई जीवों में माँ के जरिए बच्चों में यह आता है। अगला है यह दोहरी झिल्ली से घिरा कैप्सूल मतलब सॉसेज के आकार का अंग है। अगला हमारा है कोशिकाओं में पाया जाता है इसका। फिर ये आकार इसका आता है, इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार डायामीटर मतलब डायामीटर क्या होता है, तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अगला पॉइंट है हमारा इसकी झिल्लियाँ प्रोटीन और फास्फोलिपिड की परतों से बनी होती हैं जो एक खाली जगह द्वारा खाली जगह द्वारा अलग रहती हैं। अगला हम आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला पॉइंट है बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की ऊपरी सतह को कवर करती है और झिल्ली इसमें बड़ी संख्या में खास प्रोटीन होते हैं जिन्हें पोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोरिन। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं राइबोसोम। यह छोटे और लगभग गोलाकार अंग होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला पेज देखते हैं। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, ये प्रोटीन और आरएनए अणुओं से बने होते हैं। इनका नाम 70S जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं या 80S जो यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। इनका नाम क्या था? यही नाम था 70S और 80S। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह तरल पदार्थों से भरी झिल्लीदार नलिकाओं का एक जाल है। यह कोशिका की परिवहन प्रणाली है जो पूरी कोशिका में सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। आगे देखते हैं हम डिफरेंट व्हाट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है इसका? इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। यह सिस्टर्नी और कुछ नलिकाओं से बना होता है। यह एंजाइम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यह लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। आगे हम देखते हैं स्मूथ में क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं। यह वेसिकल्स और नलिकाओं से बना होता है। यह ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टेरॉयड बनाता है। यह स्फेरोसोम ओलिगोसोम को जन्म देता है। अगला पेज हमारा है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस में हम देखते हैं यह एक झिल्ली से घिरा अंग है जो चपटी थैलियों की एक कतार से बना होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं यह मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड के पैक करने और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब आता है साइटोस्केलेटन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं आगे। यह प्रोटीन से बनी नलिकाओं और धागों का एक जाल है जो न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। इसका मुख्य काम कोशिका को आकार देना और मजबूती प्रदान करना है। धागों का
सिकुड़ने वाला स्वभाव कोशिका विभाजन के दौरान चलने फिरने में मदद करता है। अगला टॉपिक है हमारा वैक्यूल। यह कचरे का जमा करने और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। अगला पॉइंट है जानवरों की तुलना में पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल बड़े होते हैं। और आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट वैक्यूल मुख्य रूप से बिना किसी निश्चित आकार के स्टोरेज बुलबुले होते हैं जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं सीलिया और फ्लेगा क्या है। सीलिया एंड फ्लेगा, तो हम देखते हैं सीलिया में ये छोटे वाल जैसी संरचनाएं हैं जो जीवित कोशिका की सतह से निकलती हैं और केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। अगला पेज हम देखते हैं फ्लेगा। फ्लेगा क्या है? फ्लेगा आते हैं फ्लेगा ये लंबे धागे और अंगक हैं जो जीवित कोशिका की सतह पर मौजूद होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स है, तो इसमें आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। ये दोहरी झिल्ली वाले अंग हैं जो पत्तियों के कोशिकाओं में होते हैं। इनका आकार डिस्क, गोल या रिबन जैसा होता है। अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसमें वसा में घुलनशील वर्णक जैसे ज़ैंथोफिल और कैरोटीन होते हैं जो पौधों को पीला, नारंगी और लाल रंग देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में ये रंगीन होते हैं जो पोषक तत्वों को जमा करते हैं। इसमें हम देखते हैं एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू और स्टार्च में जमा होता है। ये हमारा एलुरोप्लास्ट, इसमें होता है प्रोटीन जमा होता है। इसमें प्रोटीन जमा होता है, ऊपर वाले में कार्बोहाइड्रेट जमा होता है। और ये एलियोप्लास्ट, इसमें तेल वसा जमा होता है। ये हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आगे पढ़ते हैं। लाइसोसोम, इनमें एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को तोड़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कोशिका के कचरे को साफ करने और उसे नष्ट करने वाली संरचनाओं के रूप में काम करते हैं। अगला हमारा आता है सातवां, कभी कभी पाचन एंजाइम खुद लाइसोसोम की नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे कोशिका की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया है। ठीक है, अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाने वाले हैं। किसको पढ़ाने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट को। थोड़ा ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं केवल नोट्स आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये नोट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मेरा वैसे पढ़ाने का ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। तो ऐसे मान लें वीडियो को देखें और नोट्स ले लें। थैंक यू।